नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर लाल तंवारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। मित्रों, आज का वीडियो रीट 2020 TGT, PGT और RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो संस्कृत माध्यम में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप आज के इस वीडियो में हम समास का सामान्य परिचय है वो पढ़ेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं समास का सामान्य परिचय। सबसे पहले परिभाषा की हम बात करते हैं। समास की प्रसिद्ध परिभाषा है समशनम समासः। समशनम समासः। और इसी के साथ में एक दूसरी परिभाषा और है बहुनाम पदानाम मेलनम एक पद भवनम। इसी के साथ में एक तीसरी परिभाषा और है परस्परान्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः। तो इस तरह से समास की तीन परिभाषाएं हैं। समशनम समासः है, बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम और परस्परान्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः। इसका मतलब क्या हुआ कि परस्पर अन्वित पदों के मध्य विद्यमान विभक्ति आदि का लोप करके एक पद को बनाया जाना समास कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक पदों को एक ही पद में समाविष्ट कर दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं समास के अंतर्गत विग्रह की। समास में को पढ़ते समय विग्रह है, उसमें दो तरह के विग्रह होते हैं, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विग्रह किसको कहते हैं। तो इसके लिए एक वाक्य है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह है। यानी तो विग्रह उसको कहते हैं समास किए हुए पद यानी समस्त पद के अर्थ बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसको हमें विग्रह कहते हैं। और यह विग्रह है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिक विग्रह की। तो लौकिक विग्रह वो होता है जो हमारी प्रचलित भाषा में होता है, यानी जो लौकिक भाषा है उसमें प्रचलित जो शब्द समूह होते हैं उसको लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञ है, पुरुष है। राज्ञ है, पुरुष है, ये जो राजपुरुष है उसका लौकिक विग्रह है। राज पुरुष जिसका हिंदी अर्थ होता है राजा का पुरुष। तो यानी ये हमारी जो लौकिक भाषा है उसमें प्रयुक्त करने वाले शब्द हो गए, राज्ञ है, पुरुष है। साथ में ही अलौकिक विग्रह किसको कहते हैं, जो हमारी लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं हो, जो प्रत्यय आदि का उल्लेख करके विग्रह बनाया जाता है उसको हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे इसी राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, उसका हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो बनेगा राजन प्लस ग से, यानी विभक्ति लगा दी इसमें, राज्ञ है उसमें षष्ठी विभक्ति का जो प्रत्यय है वो हमने यहाँ इसमें जोड़ दिया, स्वादि प्रत्यय। और इसी तरह से जो पुरुष है उस पुरुष का स्वादि प्रत्यय है वो सु हो गया। यानी ये प्रत्यय आदि हैं, इनको जोड़ करके जो विग्रह बनाया जाता है वो होता है अलौकिक विग्रह। अब करते हैं हम बात समास से भेदा, समास के भेदों की। संस्कृत है उसमें समास के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद इसमें होता है केवल समास। केवल समास, और केवल समास है यह विशेष संज्ञा से रहित समास होता है, यानी इसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है। और दूसरा समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास है उसमें जो प्रथम पद है उसकी प्रधानता होती है। यानी जब हम समासों को पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के पद होते हैं,
प्रथम पद और उत्तर पद। दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें केवल एक पद है उसकी प्रधानता होती है, चाहे तो प्रथम पद की या फिर उत्तर पद की। तो जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव समास होता है, और अव्ययी भाव समास है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। फिर रहता है तीसरा समास का भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और इसी के बाद में ये जो तत्पुरुष समास है उसका भेद होता है एक क्रमधारीय। क्रमधारीय ये हिंदी भाषा में अलग से समास है, लेकिन संस्कृत भाषा है उसमें तत्पुरुष समास का ही भेद है क्रमधारीय। और फिर ये जो क्रमधारीय है इसका भेद होता है द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। तो इस तरह से जो तत्पुरुष है उसका उपभेद है क्रमधारीय, क्रमधारीय का उपभेद है द्विगु। अब इसके बाद में चौथा समास आता है हमारा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, यह जो बहुब्रीहि समास है उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी इसमें न तो प्रथम पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की, बल्कि अन्य पद है यानी कोई दूसरा ही पद है उसकी प्रधानता होती है, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। अब इसके बाद में पांचवा और लास्ट भेद है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व से आप दोनों शब्द है उसको याद रखें कि दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता च पिता च, माता पिता, यानी हिंदी में होता है माता और पिता, माता पिता, और यहाँ होगा माता पितरौ, यानी माँ है वो भी प्रधान है और पिता है वो भी प्रधान है, तो वो होगा द्वंद्व समास। अब एक बात इसमें याद रखने लायक है कि जब भी आप समास पढ़ेंगे और उनके जो समास विधायक सूत्र होंगे उसमें प्रायः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रायः, तो उस प्रायः शब्द से मतलब यह होगा कि जो नियम है समास का वो तो है ही, बल्कि कुछ जगह यह नियम नहीं भी हो सकता, यानी कुछ जगह है वो इसका विपरीत अर्थ भी हो सकता है। इसलिए जो भी समास विधायक सूत्र होंगे उसमें प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रायः शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है कि ये इसके विपरीत अर्थ भी इसका हो सकता है। ये हो गए समास के 5 भेद। अब देखिए समास करने के 6 सोपान कौन कौन से हैं, यानी ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं 6 से लेकर के 12 तक के संस्कृत माध्यम में, उनके लिए ये टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि समास जब हम करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से चरणों से होकर के, यानी कौन कौन से सोपानों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जिस भी शब्द का समास कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें उसका विग्रह करना होगा, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। उसके बाद में उसमें सूत्र लगाएंगे, जो भी समास विधायक सूत्र है उसका प्रयोग हम करेंगे। अव्ययी भाव है तो अव्ययी भाव है वो कौन से सूत्र के द्वारा हो रहा है उस सूत्र का हमें नाम निर्देशन करेंगे, उसको लिखेंगे। और उसके बाद में जो स्वादी विभक्तियां हैं, विभक्ति लोप हैं, उनका हम लोप करेंगे। तो तीसरा चरण है, सोपान है, वो है विभक्ति लोप, यानी स्वादी विभक्तियां हैं उनको हम किस सूत्र के माध्यम से कैसे लोप कर रहे हैं तो वो हमें करना होगा। इसके बाद में जो चौथा चरण है, चौथा सोपान है, वो होगा पूर्व प्रयोग का, यानी जब आप समास करेंगे तो उसमें एक तो होता है प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। उन दोनों पदों में से पहले कौन से पद का प्रयोग करना है उसका निर्धारण हमें करना होगा, वो होगा आपका चौथा चरण। उसके बाद में 5वां चरण है, उसमें हमें करना होगा समासांत प्रत्यय। जब हमने समास कर दिया, सूत्र लगा दिया, विभक्ति का लोप कर दिया, पूर्व प्रयोग कर लिया, उसके बाद में हमें उस शब्द में कुछ समासांत प्रत्यय हैं उनका भी प्रयोग करना होता है। तो वो समासांत प्रत्यय कौन से सूत्र से होंगे, कैसे होंगे, वो हमें करना होता है। और उसके बाद में सबसे अंतिम जो चरण है वो होगा लिंग निर्धारण।
यानी उस पद में लिंग का निर्धारण कैसे करें कि वो पुल्लिंग का होगा कि स्त्रीलिंग का होगा या नपुंसक लिंग का। तो ये हो गया इसका छठा चरण। ये लिंग निर्धारण के कुछ सामान्य नियम हैं, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए समासों में पूर्व प्रयोग के सामान्य नियम। जब हम समास कर रहे होते हैं और समास के जो 6 सोपान मैंने अभी बताए हैं, उन सोपानों से आप गुजर रहे होते हैं, उसमें चौथा सोपान है आपका पूर्व प्रयोग का। यानी जब प्रथम पद और उत्तर पद है, उनमें से कौन से पद का हम पहले प्रयोग करें, उसके कुछ सामान्य नियम हैं, वो देखिए आप। सबसे पहला जो नियम है वो है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये एक सूत्र है पूर्व प्रयोग का, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यानी जो समास विधायक सूत्र हम लगा रहे हैं, उसमें जो प्रथमा विभक्ति का सूचक शब्द होता है, उसमें प्रथम उसका पूर्व प्रयोग इसमें किया जाएगा। और इस जो सूत्र है उसका प्रयोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत किया जाता है। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास है, उसमें पूर्व प्रयोग के कई नियम हैं। तो उन नियमों को हम जब ये समास पढ़ेंगे उसी समय उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वंद्व समास है उसमें भी कई नियम हैं पूर्व प्रयोग के, और बहुब्रीहि समास है उसमें भी पूर्व प्रयोग के कई नियम हैं। तो जब हम बहुब्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम उसी समय करेंगे। अब देखिए समासों में लिंग निर्धारण के कुछ सामान्य नियम। लिंग निर्धारण का सबसे पहला नियम है वह दिया गया है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषियो। हाँ, द्वंद्व और तत्पुरुष समास की बात की गई है, क्योंकि तत्पुरुष है उसका भेद कर्मधारय और द्विगु है, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है उसमें हम लिंग का निर्धारण करते समय प्राय उत्तर पद के लिंग के अनुसार हम लिंग का निर्धारण करेंगे, क्योंकि द्वंद्व तत्पुरुष है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, और जो उत्तर पद है उसके अकॉर्डिंग ही हम लिंग का निर्धारण करेंगे। यदि वह पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग रूप बनाएंगे, और अगर वह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। और द्वंद्व समास है उसमें जो उत्तर पद होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिंग का निर्धारण करेंगे। इसके बाद में बहुब्रीहि समास है, उसमें जो अन्य पद होता है और अन्य पद का, क्योंकि बहुब्रीहि समास है उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, तो लिंग का निर्धारण है वो भी अन्य पद के अनुसार ही किया जाएगा। यानी जो समस्त पद होगा उस समस्त पद में जो लिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग लिंग का निर्धारण किया जाएगा। तो ये थे समासों में लिंग निर्धारण के सामान्य नियम। और आज के इस वीडियो में हमने ये समास की सामान्य जानकारी है वो प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम एक एक जो समास है उसके नियमों को, उनके उदाहरणों को और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।